9 दिसंबर 1946 संविधान सभा अपनी पहली बैठक को जा रही है। ठंड है जैसी आज पड़ रही है। कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन दिख रहा था तो भारत का संविधान, जो उस दौर में हमारे क्रांतिकारी और नायकों के बीच था। लिखने की प्रक्रिया शुरू होनी थी। भारत जाने वाला था एक नई दिशा की ओर, दुनिया को एक नया सूरज दिखाने। संसद भवन आज वाला नहीं, पहले वाला। उसके कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में सबको इकट्ठा होना था। जोश और खरोश हर तरफ देखा जा रहा था। सभी पहुंचते हैं और संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस प्रक्रिया तक हम पहुंचे कैसे? कहानी है और बड़ी प्यारी कहानी। इस कहानी को सुनना जरूरी है। चलिए आपको सुनाता हूं 9 दिसंबर 1946 तक की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। 1920 गांधी का नॉन कॉपरेशन। भारत पहली बार एक राष्ट्र के रूप में दिख रहा था। इसके पहले हमने कई सारे आंदोलन किए, लेकिन वह आंदोलन एक राष्ट्र के रूप में परिणत नहीं हो रहे थे। यह पहली बार था। उसके बाद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया। ब्रिटिशर्स को डर लगा। हाँ कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हम भारतीयों के अंदर यह एहसास करा दे कि भाई हम उनके लिए हैं। 1927 में साइमन कमीशन बनाया जाता है। अब भारतीयों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का निर्माण करना। साइमन कमीशन को कहा गया कि जाओ इंडिया घूम के आओ और यहां आके रिपोर्ट दो हमें। उसके आधार पर हम बनाएंगे भारत के लिए एक नया नियम। अब ब्रिटिशर से गलती है कि भारत को हमेशा वो निम्न दर्जे का ही माने हैं। द इंडियंस आर द बर्डन ऑन व्हाइट पीपल, इस विचारधारा से वो कभी नहीं आगे बढ़ पाए। सारे जितने भी मेंबर थे साइमन कमीशन के, वो सारे गोरे। भारत में विरोध होना ही था। गो बैक साइमन के नारे हर तरफ लग रहे थे। कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही थी। ऐसे में ऑल पार्टी मीटिंग होती है और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी ने 1928 में एक रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। आज के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आप नहीं समझ पाएंगे उस नेहरू रिपोर्ट का औचित्य क्या था, लेकिन भारत ने पहली बार आधुनिक इतिहास में अपने लिए संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू करी। स्वीकार नहीं हुआ नेहरू रिपोर्ट, लेकिन फिर भी उसने भारतीयों के अंदर एक आत्मविश्वास भर दिया कि हम अपने देश के लिए एक संविधान लिख सकते हैं, हमें ब्रिटिशर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कांग्रेस ने 1934 में पहली बार संविधान सभा के विषय में बात की कि हमें संविधान सभा चाहिए और उसके आधार पर ही संविधान लिखा जाना चाहिए। इधर हिटलर, उसके मंसूबे अलग चल रहे थे। पोलैंड पर आक्रमण करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी। ब्रिटिशर्स जो उस समय के सुप्रीम पावर कहे जा रहे थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध में फंस जाते हैं और धीमे धीमे उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है और विश्व में एक नई ताकत, एक नई शक्ति का उदय होता है। वह शक्ति थी यूएसए। यूएसए और यूके एलाइज थे, लेकिन यूके फॉलो करता था यूएसए को। एक दौर में जब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य डूबता नहीं है, अस्त नहीं होता, वह अस्त होते दिख रहा था। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी हो चुकी थी। ऐसे में ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव हर देश डाल रहा था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, फ्रांस की भारत को आजाद करो। भारत लगभग 30 करोड़ के आसपास की आबादी। ऐसे में इस आबादी जब एक साथ ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ी हो रही है, तो ब्रिटिशर्स के पास अब कुछ खास उम्मीद नहीं बची। चर्चिल जो अंदर से कुढ़ रहा था, भारतीयों से नफरत कर रहा था, लेकिन चर्चिल की सरकार गिरती है और एटली बनते हैं प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी की सरकार। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी हमेशा से भारतीयों का विरोध करती आई, लेकिन लेबर पार्टी के अंदर थोड़ी सी मानवता है वो दिखाई देती थी। एटली ने एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया। बात है 1946 की। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है। 3 मेंबर कमेटी, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं और कैबिनेट मिशन प्लान
पहली बात तो कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री थे। 16 मई को इस कैबिनेट मिशन प्लान ने एक रिपोर्ट दी कि भाई हम संविधान सभा को ऐसे बनाना चाहते हैं। शुरुआत में तो मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने थोड़ा बहुत विरोध करते, लेकिन उन्होंने भी 25 जून तक में इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। गांधी ने इसका विरोध किया। गांधी ने कहा कि ऐसी टूटी फूटी संविधान सभा को स्वीकार करने से अच्छा है कि हम ब्रिटिश सत्ता से फिर से बात करें और अपने मन मुताबिक एक संविधान सभा का निर्माण करें। लेकिन कांग्रेस शायद कुछ ज्यादा जल्दी में थी। कांग्रेस जो एक समय गांधी के जैसे आगे बढ़ती थी, गांधी जो कह रहे हैं कांग्रेस वही करती थी, लेकिन 1945 आते आते जब कांग्रेस को यह लग गया कि देश आजाद होगा, उन्होंने गांधी को दूध में पड़ी मक्खी जैसे बाहर कर दिया। अब गांधी केवल हाथी के दांत हो गए थे जो दिखाने के काम आ रहे थे। इधर कांग्रेस ने स्वीकार किया संविधान सभा, गांधी की बातों को अब नकारा जाने लगा। एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के आधार पे भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। जवाहरलाल नेहरू उसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। मुस्लिम लीग से भी बात चल रही थी। मुस्लिम लीग जो पहले स्वीकार की थी इस कैबिनेट मिशन प्लान को, उसने कहा कि भाई हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हमें अपने लिए एक देश चाहिए। एक इस्लामिक राष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग अब रख चुकी थी। मुस्लिम लीग ने पहली बार 1940 में स्वीकार किया था, लेकिन अब यह मांग ब्रिटिश सत्ता के सामने भी आ चुकी थी कि हम इस असेंबली में शामिल नहीं होंगे, हम संविधान सभा का भाग नहीं बनेंगे। अब मुस्लिम लीग को समझाने के लिए सी राजगोपालाचारी ने भी प्लान रखा, लेकिन मुस्लिम लीग उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। ऐसे में जिन्ना जो है सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। दंगे होते हैं पंजाब और बंगाल में। गांधी नोआखली बंगाल में दंगे रोक रहे हैं। इधर कांग्रेस सत्ता की ओर बढ़ती जा रही है। वैसे इस बात को आप नेगेटिव मत लीजिए। यहां पर उस दौर की कहानी ही कुछ ऐसी है कि आपके अंदर किसी को हीरो किसी को विलन बनाने की प्रक्रिया बनती जाएगी, दिखती जाएगी। याद रखिए, ना कोई विलन है और ना कोई हीरो, वो परिस्थिति ऐसी है कि हर किसी को अपने लिए एक फैसला लेना है। कांग्रेस ने उस दौर में फैसला लिया कि हम संविधान सभा का भाग बनेंगे। जून में जब स्वीकार किया गया इस कैबिनेट मिशन प्लान को, और उसके बाद भी 5 महीने लग गए पहली बैठक तक जाने के लिए। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वह है मुस्लिम लीग का असहयोगात्मक रवैया। मुस्लिम लीग जो तैयार नहीं हो रही थी। अंत में मुस्लिम लीग को पीछे छोड़कर भारत को आगे बढ़ना ही था। जिन्ना को लगभग लगभग साइड कर दिया गया। कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे थे। वेवेल जो उस समय वायसराय हुआ करता था, वेवेल ने भी एक प्रस्ताव रखा, जिन्ना को मनाने का प्रयास किया, लेकिन जिन्ना यह मानने की बात है ही नहीं। जिन्ना बोल रहा था कि हमें चाहिए अपने लिए एक इस्लामिक राष्ट्र, इसलिए जिन्ना को भी साइडलाइन किया। इधर जवाहरलाल नेहरू जो कि संविधान सभा के सूत्रधार माने जाते हैं, वेवेल जो उस समय वायसराय थे, इन दोनों के बीच की कड़ी थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो कि एडवाइजर थे संविधान सभा के, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति। तो ऐसे में जब वेवेल ने कहा कि भाई वह चाहते हैं कि संविधान सभा का उद्घाटन करें, कांग्रेस के लिए तैयार नहीं थी। 9 दिसंबर का दिन नजदीक आ रहा था। सोमवार का दिन, कड़कड़ाती ठंडी, और सभी के अंदर एक जोश कि अब भारत अपना संविधान लिखेगा। संविधान सभा की पहली मीटिंग के समय 4 ग्रुप को इकट्ठा होना था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख ग्रुप और रियासतें। मुस्लिम लीग जो पहले मना कर दी, सिख ग्रुप भी नहीं आया, और रियासतों के अंदर एक अलग संकट चल रहा है। क्या भारत उन्हें वह सम्मान देगा जो आज तक राजशाही रूप में वो पाते आए हैं? तो ऐसे में हमारे पास उस दौर में सरदार जी थे जिन्होंने इस प्रक्रिया को आसान बनाया। भारत अगर आज एकीकृत है तो इसकी पूरी पूरी अगर आप जिम्मेदारी किसी को आर्किटेक्ट मान सकते हैं तो वह केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जिस भारत को आप देख रहे हैं उन्हीं का दिया हुआ है। ऐसे में 9 दिसंबर के दिन मीटिंग बैठनी है, लेकिन अब दिक्कत है किसे चुना जाए उस दौर का अध्यक्ष। ऐसे में जो नाम BN राव रखते हैं वह नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
एक्सपीरियंस भी था, पुराने कांग्रेसी भी थे और 1911 में जो बिहार बना, उस बिहार की नींव भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने रखी थी। वयोवृद्ध लेकिन नॉलेज में भरपूर जानकार व्यक्ति, उन्हें चुना गया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। दोपहर 9 दिसंबर की आ रही थी और सिन्हा जी की तबीयत थोड़ी नासाज होने लगी। ऐसे में फ्रैंक एंथोनी, जो कि बंगाल से आते थे, उन्हें उपाध्यक्ष चुना गया कि आगे की कार्यवाही वह करें। और फिर प्रक्रिया शुरू होती है और संविधान सभा बैठ के अपना संविधान लिखती है, एक ऐसे देश के लिए जिस देश ने 800 सालों की गुलामी देखी। संविधान सभा के सामने यक्ष प्रश्न था कि वह कार्यवाही शुरू कैसे करे। तो ऐसे में इनके सामने 3 एग्जाम्पल आते हैं, स्विट्जरलैंड का, फ्रांस का और यूएसए का। फ्रांस की क्रांति जो भारतीय समाज को बहुत प्रभावित कर रही थी, मैं भारतीय समाज को कह रहा हूं, विश्व को प्रभावित कर रही थी। अमेरिका ने द स्पिरिट ऑफ लॉ जिसे लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने, उसके सिद्धांत पर आधारित होकर पहली बार सरकार का गठन ऐसे किया जहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनकी शक्तियों का विभाजन करने के साथ इनमें संतुलन भी साधा गया। भारत के सामने फ्रांस अमेरिका का ऐसा उदाहरण था कि भारत ने भी इसे स्वीकार किया और भारत इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने जा रहा था। भारत ने 11 दिसंबर 1946 को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, और भारत संविधान लिखने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ चुका था। 26 जनवरी 1950 को हमने स्वीकार किया अपना संविधान और देश 800 सालों की गुलामी के बाद आजाद हो रहा था। कई सारे सवालों के जवाब उस दौर में हमें मिल रहे थे। कई सारे सवाल बचे रह गए जिनका जवाब हम पिछले 75 सालों से ढूंढते चले आ रहे हैं और हर साल एक सवाल को हम हल करके भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने रख रहे हैं, जो आने वाले समय में दुनिया को दिखाएगा नई राह। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इजाजत दो सुधांशु को। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।